नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करे होंगे। और आपके ही रिवीजन को बनाए रखने के लिए हमने एक सेशन और एक सीरीज और एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें हम सॉल्व करते हैं हमारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज बेटा। तो आज हमारे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, 23 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेईएन का वैकेंसी ऑफ 2017, उसका पेपर बेटा आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, फटाफट हम सब करके बताइए, फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के अनअकैडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी जेई की, यूपीपीएससी की, गेट की, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर करवाई जाती है। चलते हैं आगे, बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी, क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। और जो मैं आपको सब्जेक्ट्स डील करता हूँ वो है आपका बेटा थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएससी, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। ध्यान रखिएगा, हर स्टूडेंट का बेटा एक ही नारा है, वो है विशाल 11। तो प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो प्लस कोर्सेज में हमारा 20 नवंबर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्लस कोर्स फॉर द यूपीपीएससी, एएन, एसएससी, जेईएन, डीएमआरसी, सेल, एनएलसी, वाइजैक स्टील, और डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के एएन और जेईएन एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम एमसीक्यूज, हमारे पीवाईक्यूज, हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चन, पूरा डेप्थ में हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो बात करते हैं बेटा, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ये बेटा ये प्लस सर्कल है। इस प्लस में आपको क्या क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, ताकि आपने जो अपना पढ़ रखा है उसका आप एनालिसिस कर पाएं। फोर्थ क्लास इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द डाउट सेशन। तो पढ़ते हैं तो बेटा डाउट तो आएगा ही आएगा, और पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कमी रह रही है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने फोर्थ क्लास को स्पेशली डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए ही डेडिकेट कर रखा है। और कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस देयर आर सम डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो, जिस अनअकैडमी पर आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी होता है जो कि आपकी रैंक को इंप्रूव करता है बेटा। और हर स्टूडेंट का बेटा एक ही नारा है, वो है विशाल 11, विशाल 11, एंड यूज द रेफरल कोड विशाल 11 एंड जॉइन द विशाल सेल नाउ एंड फील द मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेटा। अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपको इस अनअकैडमी के एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पर क्या क्या पढ़ा रखा है बेटा, यहाँ पर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स डील करता हूँ डेली शाम को 5 बजे। इसी के साथ मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स करवाया था। और ये आपके एसएससी जेई के ईयर वाइज पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको सिलेक्शन थ्रू क्वेश्चंस करवा रखा है बेटा आपको। इसी के साथ मैंने आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग, अगर हम बात करें आईसी इंजन, अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने आपको आरएसी इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली पढ़ा रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं बेटा। बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाके गोल चूज करना। और गोल क्या है बेटा, आपका गोल है आपका एसएससी एग्जाम। फिर आपको बेटा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद बेटा आपको 1 साल या 2 साल का प्लान चूज करके फीस पे कर देनी है अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। और ये जो फीस है जो एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, वो सभी बच्चे इस फीस को क्या कर सकते हैं, ईएमआई की हेल्प से पे कर सकते हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी एसएससी के गोल की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो इंक्रीज होने वाली है बेटा, 10 से 12 हज़ार तक हो सकती है। तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड फीस में सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल की फीस है बेटा आपकी 5,400 रुपये, और 2 साल की फीस है बेटा 6,480 रुपये। अगर हम एक दिन की बात करें, तो अगर हम एक दिन की बात करें तो यहाँ देखिए बेटा, एक दिन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एक दिन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन फीस होगी वो 1 महीने की, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 450 रुपये होगी। और एक दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 15 रुपीज़ पर डे आपकी सब्सक्रिप्शन फीस रहेगी। ठीक है। उसके बाद में ये 300 रुपीज़ पर मंथ वाला देखूँ, तो मतलब अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक दिन की आपकी जो फीस होगी बेटा वो 9 रुपये होगी। तो काफ़ी एक रीजनेबल फीस में आपको सारी टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल, यानी आप सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप रेलवे की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो फीस हाइक होने से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय द सेम फीस using the referral code Vishal11 to get the maximum possible discount on the Unacademy.
इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका और मेरा कम्युनिकेशन करने का जो भी मीडियम होगा बेटा, वो मीडियम होगा एक ये टेलीग्राम चैनल और हमारे इस यूट्यूब वीडियो का कमेंट सेक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसे लगती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आपको नोट्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हमारे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा विशाल 11, हर स्टूडेंट का एक ही नारा। अब चलिए बेटा हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम क्या करने वाले मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 23 जनवरी 2018 को इवनिंग शिफ्ट में जो 2017 एसएससी जेई की वैकेंसी का पेपर हुआ था उसको हम करने वाले हैं। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। 30 सेकंड का समय आपके पास, आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए बेटा। हम्म समय आपका समाप्त होने वाला है बेहद ही जल्दी, और देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए जरा, देखिए 2j इज इक्वल्स टू 3l माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4। अब देखिए 4 बार मैकेनिज्म में आप ये लगा के देखिए, 4 बार मैकेनिज्म में आपके बाइनरी जॉइंट होते हैं 4 इंटू लिंक होते हैं आपके 4 माइनस 4, तो 8 इज इक्वल्स टू 8। तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप किसी भी एक में 4 बार मैकेनिज्म के लिंक और बाइनरी जॉइंट की वैल्यूज रख के एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू को इक्वेट करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी ऑफ मशीन से है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हायर पेयर। तो हायर पेयर मतलब क्या होता है, तो हायर पेयर का मतलब होता है पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट होता है, तो हमारा रोलिंग पेयर एक ऐसा पेयर है जिसमें आपका हायर पेयर बनता है। क्या बनता है, हायर पेयर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। कुछ बैक्स क्राइटेरिया की हेल्प से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए इसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समय दे देता हूँ, 40 सेकंड से भी ज़्यादा दे देता हूँ। चलिए वैसे तो ज़्यादा हो ही गया है। चलिए नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करते हैं सबसे पहले। दिस इज द फिक्स्ड लिंक 1। ठीक है, फिक्स लिंक 1 है, ये फिक्स लिंक 1 है। उसके बाद ये ए बी लिंक हो जाएगा 2, बी एंड सी लिंक हो जाएगा 3, सी एंड डी लिंक हो जाएगा 4, सी एंड ई जो लिंक हो जाएगा 5, और ये जो स्लाइडर होगा वो लिंक हो जाएगा 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे बेटा, सर नंबर ऑफ लिंक्स विल बी इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ लिंक्स विल बी इक्वल टू 6। चलिए बाइनरी जॉइंट देखते हैं, बाइनरी जॉइंट देखते हैं। सबसे पहला बाइनरी जॉइंट आपके लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में। दूसरा बाइनरी जॉइंट लिंक 2 और लिंक 3 के बीच में। क्या लिख दिया ये भाई। तीसरा बाइनरी जॉइंट अब देखिए 3 और 4 के बीच में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट बाइनरी जॉइंट, ये हो जाएगा आपका 4 और 5 के बीच में, फिर 4 और 1 के बीच में, फिर 5 और 6 के बीच में, और फिर 1 और 6 के बीच में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो बाइनरी जॉइंट कितने हो जाएंगे, सर बाइनरी जॉइंट हो जाएंगे हमारे 7। तो यहाँ पर आपका कोई भी हायर पेयर नहीं है, और अगर कोई भी हायर पेयर नहीं है, सिंपल सा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन हो, फॉर्मूला होगा 3l-1 माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ h। तो देखिएगा 3l कितना है बेटा आपका 6 माइनस ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 7, और हायर पेयर कितने हैं 0 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15,
-2 7 14, तो बेटा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू 1, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए और आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। कैसा स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पढ़िए ध्यान से। वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताइए जरा, सभी दीजिएगा आंसर। सभी आंसर दीजिएगा। यस, work done per cycle is directly proportional to the mean torque. Work done per cycle is directly proportional to the angle turn in the one revolution. Work done per cycle is inversely proportional to the angle turn in the one revolution. Both work done per cycle is directly proportional to the mean torque as well as work done per cycle is directly proportional to the angle turned in one revolution. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी। कैसे पता चला, देखिए वर्क डन पर साइकिल की, अगर मैं पावर की बात कर लूँ वर्क डन पर सेकंड, तो ये क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, एंगल टर्न पर सेकंड, तो ये आपका दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाईव्हील इज गिवन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको गिवन है, ठीक है, 2500 kg मीटर स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको गिवन है, वो गिवन है आपका 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील आफ्टर 10 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट, तो मतलब इनिशियल ओमेगा आपको गिवन है 0, टाइम आपको गिवन है बेटा, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स। तो फाइनल ओमेगा क्या होगा सर, व्हाट विल बी द फाइनल ओमेगा, फाइनल ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा कितना है 0.6 इंटू टी कितना है 10 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई मीन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड्स क्या होगी, देखिए 1/2 इंटू आई कितना दे रखा है 2500 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है। तो देखिए कितनी बनती है ये काइनेटिक एनर्जी आपकी, किलो न्यूटन में है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए इसको, तो 2 जीरो से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हाइड हो जाता हूँ बेटा मैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इंटू 1/10 इंटू 25 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारा 2, ये हमारा 5, ये हमारा 9, तो 9 5 जा 45, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 9 5 जा 45, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, द पावर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पुली ऑफ 1 मीटर डायमीटर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 250 revolutions per minute to a pulley of 2.50 meter diameter by a mean of a belt drive. Determine the speed in the RPM of driven pulley. driven pulley, देखिए अगर हम बात करें D1 अपॉन जो D2 होता है, ये हमारा N2 अपॉन में N1 होता है ना, ये हमारा N2 अपॉन में N1 होता है। अब देखिएगा जरा,
D1 आपको कितना गिवन है सर? D1 गिवन है हमें 1 और D2 कितना गिवन है सर? D2 गिवन है 1.5। तो हमें N2 निकालना है और यहाँ दे रखा है 250। तो N2 विल बी इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 2.5। तो यहाँ से आपका पॉइंट उड़ाओगे तो 0 आ जाएगा। तो 100 विल बी द राइट आंसर। 100 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं अब हम। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कॉच-यॉक जो मैकेनिज्म है वो किसका इन्वर्जन है? तो थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन 7 आ चुका है लेकिन अभी भी हम थ्योरी ऑफ मशीन ही डील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ मशीन ही डील कर रहे हैं। यस बेटा, वेरी गुड। चलिए, ये किसका है? ये आपका है डबल डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का आपका इन्वर्जन है, स्कॉच योक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर का एक और मैकेनिज्म होता है ओल्डहैम्स कपलिंग, जो कि पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने में काम आता है। इसके साथ एक और होता है, वो होता है आपका इलिप्टिकल ट्रेमल, जो कि इलिप्स को बनाने के काम आता है। तो ये मैकेनिज्म के नाम भी आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, मैकेनिज्म से रिलेटेड ही जैसा मैंने बोला था नाम याद रखने, तो एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का नहीं है? अभी मैंने नाम लिया था, अभी मैं नाम लिया था कि ये इन्वर्जन डबल स्लाइडर का है। तो इसमें वही तो पूछ रहा है कि कौन सा सिंगल स्लाइडर का नहीं है। कौन सा सिंगल स्लाइडर का नहीं है, बताइए जरा। सर इलिप्टिकल ट्रेमल जो है वो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म का एग्जांपल है, ये हमारे सिंगल स्लाइडर का मैकेनिज्म नहीं है। यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए और इसका आंसर बताइए। और ये काफी प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको ये देखने को मिल सकता है। चलिए तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ क्लचेस व्हेन द फ्रिक्शन लाइंस गेट worn आउट। मतलब आपका जो क्लच है वो ओल्ड क्लच है। क्लच है वो कैसा क्लच हो चुका है? ओल्ड क्लच हो चुका है। ओल्ड क्लच हो चुका है। और जब ओल्ड क्लच होगा तो हम कौन सी थ्योरी यूज में लेते हैं, बताइए जरा। जब ओल्ड क्लच होगा, सो ओल्ड क्लच के केस में सर हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज में लेते हैं। और न्यू क्लच के केस में हम क्या लेते हैं सर? न्यू क्लच के केस में हम यूज में लेते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन 10th क्वेश्चन पे आइए। और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी भी थ्योरी ऑफ मशीन ही चल रहा है और उसमें क्लचेस चल रहे हैं। मशीन डिजाइन भी मान सकते हो वैसे आप क्लच को, तो क्लच का जो पोर्शन है आप मान सकते हो कि सर वो हमारा मशीन डिजाइन में आ रहा है ना। चलिए बेटा, देखिए कौन क्लच है, तो कौन क्लच, मैं ये आपसे नहीं पूछ रहा कौन क्लच है, मैं इसमें गिवन है कौन क्लच। तो म्यू की जगह कौन आएगा सर? म्यू की जगह आएगा म्यू अपॉन में साइन अल्फा। अब देखिए, आपकी अगर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है तो उसमें होता है सर हमारा आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर होता है। और जब मैं इसको डी के टर्म्स में लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा D/2 प्लस D/2। तो यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा। चलिए मैं इसको पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। म्यू की जगह म्यू बाय साइन अल्फा आता है। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होगी तो वो होगी 1/2 म्यू की जगह आएगा म्यू डिवाइड बाय साइन अल्फा, ओके, W इंटू आर प्लस आर। तो इस आर की जगह हम रखेंगे D/2, इस आर की रखेंगे जगह रखेंगे हम स्मॉल D/2। तो ये 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा 4, नीचे कौन आ जाएगा 4। और बीच में क्या है बेटा? प्लस। बीच में क्या है बेटा? प्लस। और प्लस है तो आंसर क्या होगा? प्लस है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
प्लस है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ मशीन, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन से 2018 के सेट्स में काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? थ्योरी ऑफ मशीन से 2018 के सेट में, जो कि 2017 का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, अब देखिए, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या होता है आपका? सर ये होता है हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय cos phi. So it is inversely proportional to the module. It varies to the length of the path of contact. ये देखिए, arc of contact varies to the length of the path of contact. So option B will be the right answer. Option B will be the right answer. ये contact ratio नहीं है बेटा। चलिए 12th का बताइए। और जैसे ही कॉन्टैक्ट रेशियो का नाम लिया, कॉन्टैक्ट रेशियो का क्वेश्चन आ गया। जैसे ही कॉन्टैक्ट रेशियो का नाम लिया, कॉन्टैक्ट रेशियो का क्वेश्चन आ गया। कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है बताइए जरा? कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है बताइए? व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट रेशियो? अभी जो गया था, जैसे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। ठीक है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखा है 60 mm, और सर्कुलर पिच होती है पाई इंटू मॉड्यूल। तो पाई इंटू मॉड्यूल कितना है? मॉड्यूल है 12 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60, ये 22/7, 7 × 5 डिवाइड बाय 22, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 35 डिवाइड बाय 22। तो 35 डिवाइड बाय 22, ये आपका ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, अगर हम बात करें 5 के आसपास आता है, तो 1.6 के पास आपका एक आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना? कि 22 × 1.5 करोगे तो 33 आएगा। तो 33 से ज़्यादा है तो 1.6 के लमसम आपका ये आंसर आएगा, है ना? चलिए, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। कि कौन सा गवर्नर लोडेड टाइप गवर्नर नहीं है? कौन सा गवर्नर लोडेड टाइप गवर्नर नहीं है? दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया। कौन सा नहीं है? किस पे सेंट्रल लोड नहीं लगा होता? भैया वॉट गवर्नर पर सेंट्रल लोड नहीं लगा होता। ये लोडेड गवर्नर नहीं है। क्या नहीं है ये लोडेड गवर्नर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बिना टाइम हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना टाइम हुआ करेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना टाइम सॉल्व हो जाएंगे। द टाइप्स ऑफ फेलियर इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ द रिवेटेड जॉइंट्स आर। रिवेटेड जॉइंट में कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं? शियर फेलियर हो सकता है, बिल्कुल। तो मतलब एक प्लेट ऊपर से ऐसे खींच रही है, एक नीचे से ऐसे खींच रही है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये प्लेट इधर खींच रही है, एक प्लेट इधर खींच रही है, तो ऊपर का आधा पोर्शन इधर चला जाएगा, नीचे का आधा पोर्शन इधर जाएगा, और इस वाले एरिया पर फेलियर होगा, शियर फेलियर। टेंसाइल फेलियर भी हो सकता है, क्रशिंग फेलियर भी हो सकता है, सब फेलियर हो सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। फॉलोवर का मोशन किस किस टाइप का हो सकता है? फॉलोवर का जो मोशन है वो किस किस टाइप का हो सकता है बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द मोशन ऑफ द फॉलोवर? बताओ बेटा। हम्म, वेरी गुड।
चलिए, सब टाइप के मोशन हो सकते हैं, सब टाइप के मोशन हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, एसएचएम भी हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। चलिए, कौन सी बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी? थोड़ा सा फास्ट होऊंगा बेटा मैं। कौन सी बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है कहलाएगी? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये तो गलत है। व्हेन ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो बेटा आपके कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन काम करता ही करता है। व्हेन योर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और स्ट्रेट लाइन में मोशन करने के कारण उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होने के कारण कोई भी फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, तो वो बॉडी आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू स्टेट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कौन सी टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जगह यूज में ली जा सकती है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बताइए जरा। तो बिल्कुल सिंपल सीधा सा आंसर है काइनेटिक इक्विलिब्रियम। काइनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जगह आप काइनेटिक इक्विलिब्रियम टर्म भी यूज में ले सकते हैं। 18th का बताइए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मैकेनिक्स से इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है। मान लीजिए आपका कोई ये ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ सम फोर्स P, तो इसमें यहाँ पर आपके फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स और दिस इज द फोर्स P। दिस इज द फोर्स P। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए बेटा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो? पॉइजन रेशियो का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए। पॉइजन रेशियो का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए जरा। हम्म तो देखिए, पॉइजन रेशियो क्या होता है बेटा? पॉइजन रेशियो होता है हमारा यूनिटलेस। पॉइजन रेशियो क्या होता है हमारा? पॉइजन रेशियो होता है हमारा यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी? आंसर दीजिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसने दी थी, बताइए जरा। सर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दी थी रैंकाइन बाबू ने। ने दी थी रैंकाइन बाबू ने। यस, वेरी गुड। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग आंसर कीजिए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड?
जब दोनों एंड हिंज हो कॉलम के तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, बताइए जरा। चलिए बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड। सर एल ई बराबर क्या होगा, एल के बराबर होगा। एल ई किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। चलिए वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो हम के क्वेश्चन चल रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशियो किसका रेशियो होता है। स्लेंडरनेस रेशियो किसका रेशियो होता है। ये बताइए जरा, स्लेंडरनेस रेशियो किसका रेशियो होता है। यस यस यस। तो ये क्या होगा, एल ई बाई के। क्या होगा बेटा ये, एल ई बाई के। इसका आंसर क्या होगा, एल ई बाई के। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। द एक्सप्रेशन ऑफ रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड का एक्सप्रेशन क्या होता है। रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड का एक्सप्रेशन क्या होता है। बताइए जरा। बताइए बेटा, रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड का एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, जो रैंकाइन्स क्रिपलिंग लोड होता है वो होता है हमारा 1 में पी आर इज इक्वल्स टू 1 में क्रशिंग लोड प्लस 1 में यूलर्स लोड। 1 में यूलर्स लोड। तो भैया नीचे इसमें नेगेटिव नहीं आता, नहीं आता ना, तो इसमें नेगेटिव नीचे नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और आपका सी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं और आपका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। चल वी मूव ऑन। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड ऑफ कॉलम having both ends fixed and one end fixed and other is free। ऐसा जब केस होता है तब क्या होता है, देखिए, जब दोनों एंड फिक्स हो तो एल ई क्या होता है आपका, सर हमारा होता है एल बाई टू, और वन एंड फिक्स्ड और अदर फ्री हो तो एल ई होता है सर हमारा 2 टाइम्स ऑफ एल। कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल होता है। अब देखिए जरा, यूलर्स बकलिंग लोड, यूलर्स बकलिंग लोड, यूलर्स बकलिंग लोड का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, तो इसका एल ई नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बाई टू का स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2l का स्क्वायर। 2l का स्क्वायर है ना, 2l का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ l डिवाइड बाय l बाय 4। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 16। तो अगर ये 16 हो जाएगा तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े, बताइए जरा। यस यस यस, एक्सीलेंट बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। ए थिन वॉल्ड
cylindrical vessel has a thickness T and diameter D subjected to the gauge pressure of P. If the diameter of the vessel is doubled, then what is the ratio of hoop stress as compared to the initial value? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस यस यस, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? देखिए जरा, देखिए अगर हम बात करते हैं हुप स्ट्रेस की, तो हुप स्ट्रेस क्या होती है? तो हुप स्ट्रेस होती है सर हमारा पी डी अपॉन में 2T। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है सर पी डी अपॉन में 4T। पी डी अपॉन में क्या होती है? 4T होती है। दिमाग ज्यादा मत लगाओ बेटा, दिमाग कम लगाओ थोड़ा। सिग्मा हुप क्या होगा? पी डी अपॉन में 2T। सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? पी डी अपॉन में 4T। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द वेसल इज डबल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू। अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, तो हुप स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हुप स्ट्रेस भी हो जाएगी डबल। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए और आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। A metal pipe is subjected to internal pressure of 10 kg of per centimeter square if the permissible tensile stress in the metal is 200 kg per centimeter square and the thickness of the pipe is 2.5 centimeter. What is the diameter of the metal pipe? मेटल पाइप का क्या डायमीटर होगा? मेटल पाइप का क्या डायमीटर होगा बताइए जरा। मेटेलिक पाइप का क्या डायमीटर होगा? बताइए जरा। देखिए जरा, तो इसमें इन्होंने दे रखा है परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है? 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इंटरनल प्रेशर इन्होंने दे रखा है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इसमें हमें लगाना है पी डी अपॉन में 2T। सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन में 2T। सिग्मा कितना आपको गिवन है? 200 गिवन है। इक्वल्स टू प्रेशर कितना गिवन है आपको? इंटरनल प्रेशर 10 गिवन है। डायमीटर में कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 2 इंटू थिकनेस ऑफ द पाइप इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। देखिए ये एक जीरो से आपका ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, और 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। तो आपका इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। द पावर ट्रांसमिशन थ्रू a shaft of diameter d rotating at a speed of the n. The power P related to the diameter d and the speed n
रिलेटेड टू द डायमीटर d एंड द स्पीड n। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें चलो मैं आपको टाइमिंग देता हूँ, तो मैं आपको टाइमिंग देता हूँ। देखिए ये आपके यहाँ पर टाइमिंग आपको नजर आ रही है ना, ये टाइमिंग आपको यहाँ नजर आ रही है। अब देखिए जरा, पावर क्या होता है, पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। पावर होता है बेटा टॉर्क इंटू ओमेगा, है ना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है सर, पाई बाय 16 शियर स्ट्रेस इंटू डी का क्यूब इंटू ओमेगा क्या होता है 2 पाई n डिवाइड बाय 60। तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखिए जरा, पावर इज प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब इंटू एन। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू डी का क्यूब इंटू एन। बेटा ये टरबाइन और पंप वाला सीन नहीं है, ये टरबाइन और पंप वाला सीन नहीं है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, पंप और टरबाइन वाला कंसेप्ट लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय द शाफ्ट व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड बाय ए गियर। गियर की हेल्प से जब पावर ट्रांसमिट होता है तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस होती है शाफ्ट के द्वारा, उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है, उससे रिलेटेड आपको आंसर देना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरिंग बेंडिंग एंड कांस्टेंट टॉर्सनल स्ट्रेसेस, कांस्टेंट बेंडिंग एंड वेरिंग टॉर्सनल स्ट्रेसेस, टॉर्सनल स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ओनली। तो इसमें आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, वेरिंग बेंडिंग एंड कांस्टेंट टॉर्सनल स्ट्रेसेस। वेरिंग बेंडिंग एंड कांस्टेंट टॉर्सनल स्ट्रेसेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। बताइए बेटा। आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। A beam of diameter 75 mm has a span length of 10 meter subjected to uniformly distributed load. The maximum value of the bending stress produces 6.75 kilonewton meter. I think it is not a bending stress, it is a bending moment. I think ये बेंडिंग स्ट्रेस नहीं है बेटा, ये बेंडिंग मोमेंट लेके चलिएगा। क्या लेके चलना है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट। ये क्या है आपका, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट है। कैसा मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सर WL² बाय 8, WL² बाय 8। अब आपको यहाँ से क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बताइए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 6.75 इक्वल्स टू W आपसे पूछा है, L कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 8। तो W का वैल्यू क्या होगा सर, W का वैल्यू होगा 6.75 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से आपका ये आंसर आएगा बेटा, अगर हम बात करें
6 8 जा 40, तो लमसम ये 0.5 के आसपास कुछ आंसर आएगा। और 0.5 के आसपास एक ही ऑप्शन है बेटा, वो है आपका ऑप्शन बी। एक ही ऑप्शन है 0.5 के आसपास, वो है बेटा आपका ऑप्शन बी। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टील बार ऑफ डायमेंशन 10 mm into 1 mm into 1 mm is free to expand and it is heated from 15 degrees Celsius to the 25 degrees Celsius. What stress shall be developed? What stress shall be developed? बताइए इसका आंसर क्या होगा? What stress shall be developed? कौन सी स्ट्रेस होगी यहाँ पे बताइए, फटाफट बताओ बेटा, ऐसे मत करो। कौन सी स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप्ड होगी? यस यस यस। चलिए, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, फ्री टू एक्सपेंड। कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, फ्री टू एक्सपेंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए शैल वी मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। फॉर ए प्योर सब्सटेंस इन द गैसियस फेज टू बी लिक्विफाइड, गैसियस फेज में किसी भी प्योर सब्सटेंस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो सबसे पहले उस गैसियस फेज को इनिशियल कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी। वो किससे बिलो की जाएगी, ये आपको आंसर देना है। ये आपको आंसर देना है, बताइए जरा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपको 20 सेकेंड से मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में 20 सेकेंड से मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? क्रिटिकल स्टेट है ना। इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिकल स्टेट। वेरी गुड। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct order of decrease in entropy? Entropy is the measurement of disorderness associated at the molecular level. Associated at the molecular level. बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए फटाफट बताइए, आंसर क्या होगा इसका? चलिए, सॉलिड की सबसे कम होगी, गैस की सबसे ज्यादा होगी। तो सॉलिड की सबसे ज्यादा होगी, गैस की सबसे, सॉरी, सॉलिड की सबसे कम होगी, गैस की सबसे ज्यादा होगी। तो ए, बी और सी ऐसे बनेगा। तो सी, बी और ए, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज विल बी। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। इट विल टेंड्स टू इंक्रीज व्हेन द इक्विलिब्रियम रीच्ड। तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो कितना इंक्रीज हो चुकी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। जो एंट्रोपी हुई होगी वो कितना इंक्रीज हो चुकी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। बताइए जरा इसका आंसर होगा सर हमारा क्या होगा? बताइए। मैक्सिमम। मैक्सिमम विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए, और काफी प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए जरा, कार्नोट इंजन ऑपरेट करता है बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द सोर्स टेम्परेचर बाय T एंड ए डिक्रीज इन द सिंक टेम्परेचर बाय T, हाउ इज द एफिशिएंसी इन बोथ केसेस आर रिलेटेड? हाउ इज द एफिशिएंसी इन द बोथ केसेस आर रिलेटेड? बताइए 34 का आंसर क्या होगा? कि एक केस में हमने क्या किया, देखिए पहले तो अगर हम बात करें TH और TL टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया, TH प्लस T कर दिया और TL टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है, इसने TH वही रखा है और TL प्लस T कर दिया। अब ये टेम्परेचर में काम कर रहा है इस टेम्परेचर लिमिट में। ये तो हमारा ओरिजिनल है, और ये हमारा केस 1 है, और ये हमारा केस 2 है।
इन दोनों केस के बीच में हमें बताना है कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी कम है। ठीक है, कौन सी एफिशिएंसी ज़्यादा है, कौन सी एफिशिएंसी कम है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, हम घटा के देख लेते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, 1 - 2 करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अब मैं एक बार हाइड हो जाता हूँ। फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी क्या होगी, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी होगी 1 - TL डिवाइड बाय TH प्लस TE। ये फर्स्ट की एफिशिएंसी माइनस सेकंड की एफिशिएंसी क्या होगी, तो सेकंड की एफिशिएंसी होगी 1 - TL प्लस T डिवाइड बाय TH। तो ये 1 से ये वाला 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, देखिए ये डिफरेंस आएगा हमारा TL प्लस T डिवाइड बाय TH माइनस TL डिवाइड बाय TH प्लस T। अब देखते हैं जरा ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। देखिए ये क्यों क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा TH TL प्लस TH T प्लस TL T प्लस T का स्क्वायर माइनस TH TL डिवाइड बाय TH इंटू T। अब देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। मतलब एक सेकंड, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में नहीं आई है ना, वापस करता हूँ। देखो एक केस में हम क्या कर रहे हैं, सिंक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड बेटा, इसको मैं न्यू पेज पे करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। इसको मैं न्यू यहीं पे कर देता हूँ, चलो देखिए यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो एक बार। देखिए फर्स्ट केस की एफिशिएंसी क्या होगी, फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बाय T, तो 1 - TL डिवाइड बाय TH प्लस T। और सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमने सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, तो 1 - TL माइनस ऑफ T डिवाइड बाय TH। तो अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी 1 माइनस एफिशिएंसी 2 करके देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो 1 - TL डिवाइड बाय TH प्लस ऑफ T माइनस 1 प्लस TL माइनस T डिवाइड बाय TH। तो 1 से ये 1 बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा TL माइनस ऑफ T डिवाइड बाय TH माइनस TL डिवाइड बाय TH प्लस T। अब इसको सॉल्व करके देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा हमारे TH इन ब्रैकेट TH प्लस T। तो यहाँ क्या बचेगा, TL माइनस ऑफ T इन ब्रैकेट TH प्लस ऑफ T माइनस ऑफ TH TL माइनस ऑफ TH TL। आई थिंक ये बचेगा आपके। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए क्या बच रहा है, एफिशिएंसी ऑफ 1 माइनस efficiency of 2, it will be equals to TL TH, तो TL TH प्लस TLT प्लस TLT माइनस माइनस THT माइनस THT माइनस ऑफ T का स्क्वायर माइनस TLTH। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हालांकि अगर आपको इसका आंसर याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। पर हम पूरा इसको हम सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। TH प्लस TL TH प्लस T। ठीक है, तो ये TL TH कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 2 की वैल्यू देखते हैं पॉजिटिव आती है नेगेटिव, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। माइनस ऑफ T का स्क्वायर
ओके, माइनस ऑफ टी अगर हमने कॉमन लिया है तो टी एच माइनस ऑफ टी एल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूज योर कॉमन सेंस, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी बेटा। यूज योर कॉमन सेंस, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, टी एच माइनस टी एल है ना, ये तो पॉजिटिव आएगा। देखो बेटा, देखो एक्सप्रेशन माइनस, फिर माइनस ऑफ माइनस का एक्सप्रेशन, है ना, ब्रैकेट में पॉजिटिव, डिवाइड बाय पॉजिटिव एक्सप्रेशन। ये माइनस है बेटा, समझ आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग मी? ये नेगेटिव वैल्यू है, नीचे वाले से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ये पूरा पॉजिटिव है, ऊपर वाला ही चेक करेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू है, ब्रैकेट वाली पॉजिटिव वैल्यू है, अंदर वाली ये बाहर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर दो माइनस के होंगे, माइनस का होगा एक, फिर एक होगा माइनस का, और नीचे होंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब क्या होगा? ईटा वन माइनस ईटा टू इज लेस देन ऑफ जीरो। और इसका मतलब क्या होगा? ईटा वन इज लेस देन ऑफ ईटा टू, ईटा वन इज लेस देन ऑफ ईटा टू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, काफी डेप्थ का क्वेश्चन था। इन सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ irreversibility of a undergone by system is determined by, बताइए कैसे निकालते हैं? ये तो गोस-टोडोला थ्योरम है, बताइए आंसर क्या होगा? गोस-टोडोला थ्योरम है ये, गोस-टोडोला थ्योरम। गोस-टोडोला थ्योरम, यस। इसका आंसर क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 36 का आंसर दीजिए। ऑटो साइकिल में जो आर है वो बेटा कंप्रेशन रेशियो है, और हमें बताना है कि एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कौन सी होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की क्या होती है सर? ऑटो साइकिल की होती है 1 माइनस 1 अपॉन में आर, आर इज द कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस 1। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 37। फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, कौन सी साइकिल सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगी? यहाँ पर आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और यहाँ पर अगर आपको कंप्रेशन रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो विच साइकिल विल हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी? ऑब्वियसली डीजल वन, डीजल वन। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। मीन इफेक्टिव प्रेशर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है ना, तो याद रखने की भी एक ट्रिक है, बताइए जरा। तो याद रखने की एक ट्रिक है, तो देखिए, एक प्लस माइनस ये आंसर नहीं होगा, एक प्लस माइनस आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नीचे दोनों ही क्या होते हैं बेटा? माइनस होते हैं, नीचे दोनों ही क्या होते हैं? माइनस होते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 39 बताइए कि व्हाट इज द स्टेट एट विच द फेज चेंज अकर्स विदाउट ए चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर? अचानक से आपका लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, हिंट दे दिया है मैंने, पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
चलिए वेरी गुड। ये क्या होगी बेटा आपकी क्रिटिकल स्टेट। विच स्टेट इज दिस क्रिटिकल स्टेट? 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपके A। चलिए 40 का आंसर बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इन परसेंटेज रिप्रेजेंट द ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर? ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ड्राई सैचुरेटेड स्टेट ऑफ वेपर ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन डी 100। चलिए विच फैक्टर कंट्रीब्यूट द एफिशिएंसी इन साइकिल? कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है साइकिल की एफिशिएंसी में? और साइकिल कौन सी है बेटा? ये आईसी इंजन की साइकिल है। कैसी साइकिल है? आईसी इंजन की साइकिल है। कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है बताइए जरा। हम्म अभी हमने पढ़ा था 1 - 1/r⁻⁻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 आर कौन है हमारा? आर है हमारा कंप्रेशन रेशियो। इज इट क्लियर? आर हमारा क्या है? कंप्रेशन रेशियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए, इसका आंसर बताइए। सीओपी है 6 कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। आपके हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का ये जो रेशियो पूछा है, ये सिंपल सा है बिल्कुल, है ना। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का रेशियो पूछ रहा है। सीओपी है 6, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा लो टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई टेम्परेचर माइनस ऑफ लो टेम्परेचर। ये क्या होगा? 1 डिवाइड बाय हाई टेम्परेचर डिवाइड बाय लो टेम्परेचर माइनस ऑफ 1। तो 1/6 इज इक्वल्स टू हाई टेम्परेचर डिवाइड बाय लो टेम्परेचर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर का रेशियो। तो 6/7 क्या होगा? लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर का रेशियो हो जाएगा 6/7, है ना, 6/7। तो इसमें 42 का आपका आंसर हो जाएगा 6/7, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 43 व्हाट विच ऑफ द बिलो स्टेटेड आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएम2? पीएमएम2 मतलब जितना खाओ उतना काम बना दो, जितना खाओ उतना काम करते रहो, एफिशिएंसी 100%। सही है। हीट इज एक्सचेंज फ्रॉम द वन रिजर्वर ओनली, यस, हीट रिजेक्ट कर ही नहीं रहा। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट करा, बिल्कुल करा। ये एक तरीके की हाइपोथेटिकल मशीन है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल मशीन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 44। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है बताइए जरा। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? व्हाट इज टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन वजन थोड़ी होता है ये। क्या होता है ये? ये होता है हमारा रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन। रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन। तो रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन 45 W/Q। क्या होता है ये? आईसी इंजन में W/Q, आईसी इंजन कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, W/Q होता है। W होता है वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द साइकिल। Q इज द हीट एडिशन। Q इज द हीट एडिशन। बताइए क्या होता है सर? इट इज ए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। कौन सी एफिशिएंसी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। वेरी गुड। 46 पे आइए। कौन से प्रोसेसेस होते हैं आपके कार्नोट साइकिल में? कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये आपको बताना है। कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये आपको बताना है।
टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलिए 47 का बताइए, 47 का आंसर बताइए। What is the temperature at which a system goes under a reversible isothermal process without heat transfer? Without heat transfer, reversible isothermal process. Without heat transfer, isothermal process. Without heat transfer, isothermal process, absolute zero temperature बेटा, absolute zero temperature। चलिए 48 बताओ। How is the thermal efficiency of an IC engine related to the compression ratio? Related to the compression ratio, बताइए किस तरीके से रिलेटेड होती है, किस तरीके से रिलेटेड होती है। बताइए बताइए बेटा, फटाफट आंसर बताइए कि थर्मल एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो से किस तरीके से रिलेटेड होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखोगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आइस इंजन? कौन से इंजन की फॉर्मूला आपको याद है बताओ? डीजल का, डुअल का, ऑटो का, किसका याद है? कोई भी लिख लो, कोई भी लिख लो, है ना, कोई भी लिख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, यस बेटा, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। अगर आपकी कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होती है तो थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आईसी इंजन का क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन है आईसी इंजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ऑल द प्रोसेसेस इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर एज्यूम्ड टू बी। सभी प्रोसेस एयर स्टैंडर्ड साइकिल में किस तरीके से एज्यूम किए जाते हैं बताओ? सभी प्रोसेस एयर स्टैंडर्ड साइकिल के किस तरीके से एज्यूम किए जाते हैं? क्या सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं? क्या सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं? यस सर, सभी प्रोसेस होते हैं हमारे रिवर्सिबल। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, छोटा सा। अब इसमें देखो, इसमें मैं नाम लिख सकता, यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना, इसमें मैं लिख सकता हूँ। चलिए एक सेकंड, इसमें मैं टाइम दे सकता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में तो टाइम देना बनता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में तो टाइम देना बनता है भाई, है ना, ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम देना बनता है। देखिए, water flows through a turbine due to its friction of temperature rises from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. There is no heat transfer takes place during this process. What is the change in entropy of the water? Water का entropy change पूछा है। Okay, MCLN T final by T initial. So mass flow rate is not given बेटा, mass flow rate is not given, तो simple CLN ले लेते हैं। CLN, CLN final temperature divided by initial temperature, फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। तो सी क्या है? 4.186 एल एन। फाइनल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 प्लस 273। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 30, तो 30 प्लस 273। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको आंसर जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 0.06 कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। 0.06 इज द राइट आंसर, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। चलिए इसका बताइए
है ना। HSS का ये 1841 होना चाहिए था वैसे। ऐसे 1841 होना चाहिए था, ये लास्ट में वन ऐसे ही आ गया। HSS हाई स्पीड स्टील का, ये टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम इस साल आया था भाई। टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम पूछ रहा है इस साल, ये क्वेश्चन आया है आपके अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में क्रोमियम कितना है भाई, 4% क्रोमियम है। 4% इज द क्रोमियम, 4% इज द क्रोमियम। चलिए 52 का बताइए, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है। जनरल साइंस का सा क्वेश्चन है ये, टेक्निकल में पूछ लिया आपसे। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए भाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू होता है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लाइट ड्यूटी बेयरिंग्स के लिए, लाइटर ड्यूटी बेयरिंग्स के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट सुटेबल है, बताइए जरा। मटेरियल साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताओ बेटा। चलिए इसका आंसर होगा बेटा फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। 54 का बताइए, इज नॉट ए न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरी मटेरियल, कौन सा न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरी मटेरियल नहीं है। ये वहां पर यूज में लिया जाता है जहां पर आपका एटमॉस्फेयर या तो एसिडिक हो या फिर वो बेसिक हो, है ना, एसिडिक हो या फिर बेसिक हो। तो ग्रेफाइट न्यूट्रल है, क्रोमाइट न्यूट्रल है, डोलोमाइट न्यूट्रल है, जो कर्नेलाइट है, कर्नेलाइट, है ना, एक कर्नेलाइट ये न्यूट्रल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, किस स्ट्रक्चर की हार्डनेस मैक्सिमम होती है, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन है, किस स्ट्रक्चर की हार्डनेस मैक्सिमम होती है, बताओ बेटा। किस स्ट्रक्चर की हार्डनेस मैक्सिमम होती है, मार्टिन साइट की, मार्टिन साइट की हार्डनेस मैक्सिमम होती है। 56 पे आइए, किसका लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है बेटा। मटेरियल साइंस का क्वेश्चन तो हमने डील किए हैं, मटेरियल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना। इनवार, इनवार, हाँ भाई इनवार। इनवार होता है ना, इनवार, ठीक है। चलिए 57 पे आइए, इज द एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ हार्डन स्टील, स्टील का एसेंशियल ग्रेडियंट, मतलब उसके बिना तो स्टील हार्ड कहलाएगा ही नहीं, उसके बिना तो स्टील हार्ड कहलाएगा नहीं। तो इज द एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एनी हार्डन स्टील, किसी भी स्टील का एसेंशियल ग्रेडियंट कौन होगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, कौन होगा बताइए, कौन होगा। कार्बन, कौन होगा, कार्बन होगा, वेरी गुड। 58 पर आइए, फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय नेक्ड आईज, खुली आंखों से कौन सी स्ट्रक्चर देखी जा सकती है। इन क्वेश्चन में टाइम मत मांगो बेटा, इन क्वेश्चन में टाइम नहीं चाहिए होता है, इन क्वेश्चन को देखते ही विद ऑप्शन सॉल्व करना होता है, विद ऑप्शंस। चलो देखो, ये क्या होगा, मैक्रो स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर। चलो 59 का बताओ, कौन सा मटेरियल बीरिंग लाइनर के लिए यूज में लिया जाता है। बी फॉर बीरिंग, और वो मेटल का नाम भी बी से होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ब्रास भी है, ब्रॉन्ज भी है, और बेबिट मेटल भी है, तो कौन सा होगा बताइए जरा, कौन सा होगा। ब्रास भी है, ब्रॉन्ज भी है, गन मेटल भी है, बेबिट मेटल भी है, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा सर, बेबिट मेटल होगा। कौन सा होगा, बेबिट मेटल होगा, है ना। चलिए
60 पर आइए। Fill in the blanks is the most important element which controls the physical properties of the steel. इस स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताओ बेटा। 60 क्वेश्चन हो गया, अब थोड़े ही बाकी है, टेंशन मत लो। 50% से ज्यादा कर लिया है। क्रोमियम है ना, क्रोमियम, ये क्रोमियम नहीं होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, क्रोमियम नहीं होगा। क्रोमियम तो कोरोजन से बचाता है। किससे बचाता है? कोरोजन से बचाता है। क्रोमियम नहीं होगा, कार्बन होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट दैट विल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। 61 का बताइए। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, एफएम स्टार्ट हो गया है बेटा। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, प्रैक्टिकल फ्लूइड्स का ये क्वेश्चन है ना, बताओ। विस्कस होते हैं, बिल्कुल विस्कस होते हैं। सर क्या सरफेस टेंशन होती है? बिल्कुल होती है। क्या कंप्रेसिबल होते हैं? हाँ, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर राइट है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसलिए का तो ऑप्शन डी। सारी प्रॉपर्टीज होती है आपके प्रैक्टिकल फ्लूइड्स में। प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। सेम मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स इसमें आता है? बताइए जरा, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स आता है? ऐसा क्वेश्चन में नहीं चाहिए भैया टाइम, ऐसे क्वेश्चन में विदाउट टाइम होगा, तो कोहेसन, कोहेसन विल बी द राइट आंसर। 63 पर आइए। फॉर ए वेरी ग्रेट प्रेशर, ग्रेट प्रेशर मतलब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में आ गया, और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में आ गए तो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जो कोहेसिव फोर्स है वो इंक्रीज हो गए। अब मुझे बताओ विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ बताओ, विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सा है। तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो कोहेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी। 64 का बताओ। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज इक्वल टू डीपी अपॉन में डी रो डिवाइड बाय रो, और मैं लिख सकता हूँ डीपी अपॉन में माइनस डीवी अपॉन में वी। तो बताइए, इसकी डायमेंशन 1 बाय प्रेशर होती है? नहीं, इंक्रीजेज विद प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो क्या बल्क मॉडुलस इंक्रीज होता है? बिल्कुल इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आंसर आएगा। देखो, व्हेन इन इक्विलिब्रियम फ्लूइड कैन सस्टेन शियर फोर्सेस, बिल्कुल गलत है, ये आपका ट्रू नहीं है, और यही हमारा आंसर है। ये ट्रू नहीं है, यही हमारा आंसर है, नॉट ट्रू पूछा है। कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी आर, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? भैया, मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्या नजर नहीं आ रहा था क्या ये? सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, द सेंटर ऑफ बायंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। लेकिन ये तो फ्लोटिंग बॉडी है, तो फ्लोटिंग बॉडी में मेटा सेंटर का रोल होता है। इसका रोल होता है, मेटा सेंटर का रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। ए पीस ऑफ मेटल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो ये मेटल का जो पीस है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम माने 13.6 है, तो डेंसिटी हो जाएगा 13,600। सिमिलरली मर्क्यूरी की डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? 13,600। इस मेटल पीस को मैं क्या करता हूँ, इस मेटल पीस को मैं इस मर्क्यूरी के अंदर डुबाता हूँ। जब इसको मर्क्यूरी के अंदर डुबाऊंगा तो क्या कंडीशन होने वाली है, ये आपको बताना है। मर्क्यूरी के अंदर डुबाऊंगा डुबाऊंगा तो क्या कंडीशन होने वाली है, बताइए जरा, बताइए। इजी सा क्वेश्चन है।
बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भैया। जब दोनों डेंसिटी सेम हो तो कंप्लीटली समर्ज होके तैरता है, कंप्लीटली समर्ज होके तैरता है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। अब तो शो हो जाता हूँ। द मेटल पीस विल सिंपली फ्लोट ओवर द मर्क्यूरी, द मेटल पीस विल इमर्ज इन द मर्क्यूरी बाय हाफ, द मेटल पीस विल सिंक टू द बॉटम। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द मेटल पीस विल बी इमर्ज विद इट्स टॉप सरफेस जस्ट एट द मर्क्यूरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 68। इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉन्वेक्स, लिक्विड की सरफेस अगर कॉन्वेक्स होगी तब क्या होगा बताओ। लिक्विड की सरफेस अगर कॉन्वेक्स होगी तो क्या होगा। लिक्विड की सरफेस कॉन्वेक्स होगी तब क्या होगा बताइए जरा। हम्म भैया कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज, कोहेशन प्रेशर इज इंक्रीज, वेरी गुड। 69 का बताइए। लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट। लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट। ये किसका नियम है, बॉल्स का नियम है? नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का तो फ्लोटेशन का, बायनेंसी का आता है। न्यूटन का फॉर्मूला नहीं। ये तो पास्कल लॉ है, ये तो पास्कल लॉ है। कौन सा लॉ है ये, पास्कल लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मर्क्यूरी इज ऑफन यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज, भैया यहाँ पर आपको ऑप्शन सही देखने को नहीं मिलेंगे। बिकॉज इट में बी नेग्लेक्टेड, यहाँ पे एक वर्ड रह गया है, इट में बी नेग्लेक्टेड। तो इट इज द बेस्ट लिक्विड, ये किसने कहा। बेस्ट तो है, चलो हाँ बेस्ट तो है। द हाइट ऑफ बैरोमीटर विल बी लेस, ये भी सही है। इट्स वेपर प्रेशर इज सो लो, इट मे बी नेग्लेक्टेड, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो कौन सा चूज करोगे। ओनली ए नहीं चूज कर सकते, ओनली बी नहीं चूज कर सकते, तो मैं ए और बी चूज करना पड़ेगा। हालांकि ए बी और सी तीनों सही है, ए बी और सी तीनों सही है, तो इसमें सी का तो कोई रोल ही नहीं है। जब ऑप्शंस में सी ही नहीं दे रखा तो इसको क्यों लिया। जब ऑप्शन में सी दे ही नहीं रखा तो क्वेश्चन में क्यों दिया भाई। ऑप्शन में कहीं सी है क्या, नहीं है। ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं है। ये देखो, इसका आंसर दीजिए। आई विल जूम इट, एक ही बार जूम करूंगा, एक बार पहले भी गड़बड़ हो गई थी। द लॉसेस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड एज, सडन कॉन्ट्रैक्शन होने से जो लॉसेस होते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है बताइए जरा। जूम आउट कर देते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। v1 माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ऑप्शन डी। तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। वैसे हालांकि नन ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था डी ओनली, है ना, डी ओनली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए 72 बताइए। Tripoleti notch is designed as trapezoidal in which its slide sloping at one horizontal। बेटा ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और ये सिविल का क्वेश्चन है, अपने मैकेनिकल बाबू का नहीं है, अपने मैकेनिकल बाबू लोगों का नहीं है। भैया ये ऐसे ही दे रखा है, अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है और एग्जामिनेशन में ये आ जाता है, यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, फोर वर्टिकल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, फोर वर्टिकल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द फ्लो इन वेंचुरी फ्लूम टेक्स प्लेस एट, वेंचुरी फ्लूम में जो फ्लो होता है वो कैसा होता है बताइए जरा। वेंचुरी फ्लूम में जो फ्लो होता है वो कैसा होता है। हम्म क्या बात है, क्या बात। ठीक है, तो वेंचुरी फ्लूम में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्लो होता है। 73 का। हाइड्रोलिक रैम किसकी तरह एक्ट करती है, चलिए बेटा ये मैं क्या करता हूँ, आपको एक दो क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले बार भी आपको क्या किया था, असाइनमेंट दिया था, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए असाइनमेंट है।
असाइनमेंट, हाइड्रोलिक रैम किस तरीके से काम करती है। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन asked in many times in different examination. The rise of liquid along the walls of a revolving cylinder as compared to the depression at the center with respect to the initial value, with respect to the initial level. तो मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इनिशियल लेवल ऐसा है, ठीक है, इनिशियल लेवल ऐसा है, तो जब आप इसको घुमाते हो ना, इसको घुमाओगे, रोटेट करोगे अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, तो रोटेट करने से जो आपका ऊपर चढ़ेगा लिक्विड और जो नीचे चढ़ेगा उनका कंपैरिजन करना है। इसमें ये जो ऊपर चढ़ा है, ये जो नीचे गिरा है, क्या ये आपस में इक्वल होंगे, बताइए बेटा। क्या ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, जितना ऊपर चढ़ता है उतना ही नीचे गिरता है, जितना वॉल्यूम ऊपर जाता है उतना वॉल्यूम यहाँ नीचे से कम हो जाता है, और पैराबोलॉइड बनता है यहाँ पे। क्या बनता है, पैराबोलॉइड बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द मोस्ट इकोनॉमिकल section of rectangular channel, most economical section of rectangular channel for maximum discharge is obtained when the depth is equals to, सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओपन चैनल फ्लो। हालांकि आपके मेंस में भी कभी कभी ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन चैनल आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ओपन चैनल से अगर क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जब उसकी जो डेप्थ है, आपके जो विड्थ होती है उसकी हाफ होगी, तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ द कंपोनेंट, द वेलोसिटी u ये गिवन है, द पॉइंट वेयर नो मोशन अकर्स, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, जहां पर मोशन ना हो, वेलोसिटी जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, द हेड लॉस इन केस ऑफ हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के केस में हॉट वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है, और कोल्ड वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो जहां विस्कोसिटी कम वहां पर हेड लॉस भी कम, जहां विस्कोसिटी कम होगी वहां पर हेड लॉस भी कम होगा, तो हेड लॉस भी कम होगा, ऑप्शन बी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, और ऐसे फोर्स कम हो जाते हैं, तो आपका लॉसेस भी कम हो जाते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू द पाइप कितनी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज h/3, तो भैया कम हो जाएगा 1/3, 1/3 कम होगा तो 2/3 बचा, हेड 2/3 बचा, और हेड 2/3 बचा तो पावर कितनी बचेगी, 66.67%। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये तो ऑप्शन देख के हो रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के हो रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है भाई, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है बताओ, इट अकर्स इन ओपन चैनल, ऐसा किसने कहा, लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी एट बाउंड्री टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, shear stress are more as compared to the laminar flow, yes, क्योंकि इसमें एडी shear stresses, एडिशनल shear stresses में आने लगती है, एडी shear stress बोलते हैं जिसे हम, एडी विस्कोसिटी भी पिक्चर में आने लगता है। चलिए 81 का बताइए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर एनी फ्लो सिस्टम एज कंपेयर टू द एनर्जी लाइन, बताइए बेटा। बताओ बताओ बताओ। हम्म, यस यस यस, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नीचे होती है, टोटल एनर्जी लाइन ऊपर होती है, दोनों के बीच में डायनेमिक हेड का डिफरेंस होता है। देखिए, फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज
through the circular open channel, the ratio of depth of flow to the diameter of the channel should be। खतरनाक क्वेश्चन है, इसका आप इजी गैस कर सकते हो। इसका जब आप गैस करोगे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, है ना। इसका आंसर जब आप गैस करोगे आपको अपने आप मिल जाएगा। गैस कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बताइए जरा। तो इसका आंसर होगा बेटा नन ऑफ दिस। तो जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, टू द डायमीटर, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.95। 0.95 इतना कम नहीं होना चाहिए भाई, इतना कम भी नहीं होना चाहिए। 83 है ना, सॉरी 0.95 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो सभी कम वाले आंसर आ रहे हैं। ट्राइंगुलर सेक्शन इन द ओपन चैनल फ्लो विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। तो ट्राइंगुलर सेक्शन है, मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा, जब इसका जो सबस्टैंडर्ड एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, वर्टेक्स एंगल 45 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए कहीं 45 डिग्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, 45 डिग्री तो नहीं मिल रहा यहाँ। जब यहाँ 45 डिग्री नहीं मिलेगा तो आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी किस पर डिपेंड करता है, सीवी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एक्स अपॉन में 2√YH ऐसे करके अपने निकालते ना, ओरिफिस की हेल्प से, ओरिफिस की हेल्प से। बताइए क्या है, बताइए आंसर क्या होगा। सीवी का वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकलता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से। और एसएससी ने इसका आंसर दिया ऑप्शन डी, फ्रिक्शन एट द ओरिफिस सरफेस। ओरिफिस की सरफेस पर जितना फ्रिक्शन होगा उसके बेसिस पर सीवी डिसाइड होगा कि आपकी एक्चुअल वेलोसिटी थ्योरेटिकल वेलोसिटी के कंपैरिजन में कितनी है। डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस फिटेड इन ए टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ओरिफिस पे डिस्चार्ज अपने को इंक्रीज करना है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बताइए जरा। हम्म, बताओ बेटा। यस, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी लेंथ का पाइप आगे फिट कर सकते हैं, उससे डिस्चार्ज इंक्रीज होगा। 86 का देखिए, चलिए 86 का आंसर बताइए क्या होगा, टाइम दें क्या। बताओ। क्या आंसर होगा इसका बताइए। आंसर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। 87 का ओपन चैनल फ्लो में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, तो ये फ्लो कैसा होगा, ओपन चैनल फ्लो में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, कैसा फ्लो होगा बताओ बेटा। तो कैसा होगा, अनस्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो होगा। कैसा, अनस्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ग्रेजुअली वेरी हो रहा मतलब टाइम के साथ वेरी होता है अनस्टडी, और स्पेस के साथ वेरी नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म, तो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो होगा। 88 का बताओ, द एनर्जी लॉस इन द फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर, एज कंपेयर टू द वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में जो लॉसेज होते हैं वो कम होते हैं
और यहाँ जो नोजल हो रहा है ये फ्लो नोजल है बेटा। फ्लो नोजल में जो लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इट विल बी मोर, इट विल बी मोर। चलिए 89 के देखिए, ओरिफिस इज एन ओपनिंग, पढ़िए पूरा, आंसर दीजिए। ओरिफिस एक तरीके की ओपनिंग है। कैसी ओपनिंग है? विद क्लोज्ड पेरीमीटर एंड ए रेक्टेंगुलर फॉर्म through which water flows, with prolonged sides having 2 to 3 diameter of opening of thick wall, with partially full flow in hydraulic structure with regulation provision। तो ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़िए। विद क्लोज्ड पेरीमीटर तो मतलब पूरा फ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूरा फ्लो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलो 90 का बताओ। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD is equals to CC into CV, CD is equals to CC into CV। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम होता है, CV ज्यादा होता है, CV 0.95 के लमसम होता है ना, और जो CD होता है वो आपका लगभग 0.65 से 0.7 के लमसम होता है, तो आपका ये होता है कम, ये होता है कम। चलिए 91, ड्राई स्ट्रीम को हीट करना है अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आप डील करते हो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आप डील करते हो, बताइए जरा। तो ये होता है सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन किलो कैलोरी पर केजी इज जनरली इज द ऑर्डर ऑफ, इज जनरली इन द ऑर्डर ऑफ, बताइए। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आगे बढ़ना है ना, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आगे ही बढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, ऑप्शन सी, 0.5 के लमसम होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस, बताइए क्या होता है? सभी लोग सोचते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इररिवर्सिबल भी होता है। सभी लोग सोचते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, मैं आपको इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी बता सकता हूँ। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। द डायमीटर d इन सेंटीमीटर ऑफ कॉर्निश बॉयलर इज इन द ऑर्डर ऑफ, कॉर्निश बॉयलर का जो डायमीटर है, वैसे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे ये मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ कॉर्निश बॉयलर इन मीटर इज द ऑर्डर ऑफ, बताइए जरा। ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऑप्शन ए, इस बार ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड, तो गदर मूवी याद कर लेना। गदर मूवी में सनी देओल लास्ट में आपके स्टीम इंजन में भागता है, और वो स्टीम इंजन आपका लोकोमोटिव इंजन होता है, तो बहुत कम समय के लिए उसने फ्लक्चुएटिंग डिमांड को मीट कर लिया था, तो वो बॉयलर है आपका लोकोमोटिव बॉयलर। कैसा बॉयलर? लोकोमोटिव बॉयलर। चलो 96 पर आओ। इंजन इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर डायग्राम जो आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनता है, वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है? सर वो हमारा नेटवर्क निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। इसको निकालने के लिए नेटवर्क को, नेटवर्क को। तो यहाँ पर स्पीड नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं निकलता, वॉल्यूम नहीं निकलता, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 97 पर आइए। डीजल फ्यूल एज कंपेयर टू द पेट्रोल,
हालांकि डीजल फ्यूल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो पेट्रोल से कम होता है, लेकिन डीजल को जलाना मुश्किल होता है, तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, इट इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। सो 97 सी। 98 देखिए, द फ्यूल एयर रेशियो इन द पेट्रोल इंजन इज फिटेड विद सक्शन कार्बोरेटर ऑपरेटिंग विद डर्टी एयर फिल्टर एज कंपेयर टू द क्लीन फिल्टर विल बी। फ्यूल एयर रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? फ्यूल एयर रेशियो, एयर कम हो जाएगी, एयर कम हो जाएगी तो फ्यूल एयर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही होगा क्या? कुछ भी हो सकता है, पता ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, ये अनप्रिडिक्टेबल है, और भी फैक्टर्स पर ये चीजें डिपेंड करती है। 99, मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल कौन सा होगा? लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल, लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल, तो लाइटेस्ट वो होगा जिसमें हवा ज्यादा होगी, तो हवा ज्यादा और मोस्ट वॉलेटाइल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन 100, इग्निशन क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय। इस बार भी ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, एसएससी जेईई अक्टूबर 2020 में, है ना, ये पूछा गया इस बार। पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर की हेल्प से ये मेजर की जाती है। तो यहाँ पर आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप सेशन को आपने अच्छे से बेटा एंजॉय किया होगा, ठीक है। और कोई भी आपके डाउट होते हैं, आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो प्लस कोर्स है बेटा 20 नवंबर को सोम का स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े, अनअकैडमी से जुड़ जाइएगा। क्यों भैया? क्योंकि भैया अनअकैडमी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग और टाइमिंग मिलती है पढ़ने के लिए। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अनअकैडमी के एसएससी जेईई की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो हाइक होने वाली है, तो ज़्यादा फीस हो जाएगी, इससे अच्छा है कम फीस में ही हम निपटा लें, सब्सक्रिप्शन ले लें। तो अभी भी ओल्ड सब्सक्रिप्शन फीस में आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा विशाल 11, से आप जुड़ के सभी नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा unacademy.com/@macvishal, ये मैक विशाल लग के आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। ये बेटा हमारे फेसबुक ग्रुप है जिनसे आप जुड़ सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ जाइएगा। ये हमारे इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल है, जिनसे जुड़ के आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।